प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो लेक्चर में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। तो पार्ट वन देखने के बाद ही आप इस वाले पार्ट को देखना। तो पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया कि किन सर्कमस्टांसेस की वजह से जो कांग्रेस है उसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना पड़ा था। पार्ट 1 में हमने यह भी कवर किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इस मूवमेंट को रोकने के लिए उसके पहले ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अनाउंस कर दिया था। तो चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत रिवीजन करा देता हूं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कांग्रेस ने डिमांड किया था कि 1 साल के अंदर हमारे डोमिनियन स्टेटस की डिमांड मान लो। 1928 में डिमांड किया था इनसे कि हमारी डोमिनियन स्टेटस मान लो। इनको 1 साल का वक्त दिया था कि 1 साल के अंदर हमारी डिमांड आप मान लेना। तो कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से यह कहा था कि अगर इस 1 साल के अंदर हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला तो हम एक बहुत बड़े लेवल का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे और तब हम अपनी डिमांड को डोमिनियन स्टेटस से हटा के कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, यानी पूरी आजादी, संपूर्ण आजादी तुमसे लेके रहेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को संभालने के लिए इंडियन पब्लिक को प्रॉमिस किया था कि साइमन कमीशन जब अपनी रिपोर्ट दे देगा तो हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता को बुलाएंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, तभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो वो सोच रहे थे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात सुन के जो इंडियंस हैं अपनी मूवमेंट को टाल देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जब 1 साल गुजर गया, 1 साल के गुजरने के अंदर अंदर डोमिनियन स्टेटस की डिमांड नहीं मानी गई, तो फाइनली गांधी जी ने चिट्ठी लिख के लॉर्ड इरविन को बताया कि अब बहुत हो गया, अब मैं मास मूवमेंट चालू कर रहा हूं। तो गांधी जी ने मास मूवमेंट लॉन्च करने से पहले लॉर्ड इरविन को चिट्ठी लिख के बताया, 2 मार्च को चिट्ठी लिख के कहा कि मैं ये काम करने जा रहा हूं और इस तारीख को मास मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो उस चिट्ठी में लिख दिया, गांधी जी ने लिख के बता दिया था बहुत पहले ही कि 12 मार्च को मैं अपने साबरमती वाले आश्रम से निकलूंगा, अपने फॉलोअर्स को लेकर निकलूंगा और मेरा मकसद है कि मैं समुद्र के किनारे जाऊं, समुद्र के किनारे पहुंचूं और वहां पे नमक बना के कानून को तोड़ूं। नमक बनाने में ऐसा क्या था, उस वक्त अगर आप नमक बना नहीं सकते थे, अगर नमक आप बनाओगे तो आपको टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। तो नमक जैसी बेसिक चीज जिसके बिना कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता, हर घर में नमक के बगैर तो खाना भी नहीं बन सकता। तो इसीलिए गांधी जी ने नमक को मुद्दा बनाया कि अगर मैं नमक की बात करूंगा तो गरीब से गरीब आदमी भी जो है इस मुद्दे के साथ अपनी ओपिनियन शेयर करेगा, उसको भी ये बात फील होगी कि हाँ गांधी जी हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज चिट्ठी में लिख के बता दी। तो ये मार्च शुरू कब हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है बच्चों, 12 मार्च 1930। इस दिन गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स, एक फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि ये वो फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो निकले तो थे कितने गिने चुने फॉलोअर्स के साथ, 78 फॉलोअर के साथ। ये कहां से चले, अपने साबरमती वाले आश्रम से निकले। इनको पहुंचना कहां था, डांडी नाम के गांव पहुंचना चाहते थे ये लोग। तो डांडी ही क्यों जाना चाहते थे, क्योंकि डांडी समुद्र के किनारे था, वहां पे जाके ये लोग नमक बनाना चाहते थे। तो समुद्र का जो पानी होता है उसमें नमक घुला होता है ना, उसमें नमक की मात्रा होती है। तो अगर आप समुद्र के पानी को धूप में डाल दो, काफी दिनों तक रहने दो, या फिर आप समुद्र के पानी को उबालो तो आपको नमक मिलता है। तो इसी काम को करने के लिए ये लोग डांडी पहुंचना चाहते थे। तो कुछ फैक्ट्स, डेट ये कब स्टार्ट हुआ, तो 12 मार्च को स्टार्ट हुआ 1930 को। इनको पहुंचना कहां है, डांडी। और कितने लोगों के साथ गांधी जी निकले, तो 78 लोगों के साथ। क्योंकि ये जो पूरा मार्च था, मार्च यानी लोगों का जुलूस, ये डांडी की तरफ बढ़ रहा था, इसीलिए इस जुलूस को, इस मार्च को डांडी मार्च भी कहते हैं। तो ये मार्च 12, ये जो
जुलूस है 12 मार्च को निकलता है और 6 अप्रैल को इसने कानून तोड़ा नमक बना के। तो देखो साबरमती आश्रम में इस घटना को देखने के लिए हजारों हजार लोग जमा हो गए, क्योंकि सबको पता था कि गांधी जी साबरमती आश्रम से निकलेंगे, किस रास्ते से गुजरेंगे यह भी सबको पता था। तो साबरमती से लेके अहमदाबाद तक के रास्ते, सड़क के दोनों किनारे जो है ना, हजारों हजार लोग जमा हो जाते थे कि हम भी गांधी जी को देखें। भले ही हम उनके साथ उनके जुलूस में शामिल होकर दांडी नहीं जा सकते, लेकिन उनका सम्मान तो कर सकते हैं रोड पे खड़े होके। तो होता क्या था, ये कोई एक दिन का तो जुलूस था नहीं, ये जुलूस पूरे 24 दिनों तक चला। आप यकीन नहीं करोगे, तो एक एग्जाम होता है बीपीएससी, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि दांडी मार्च कितने दिनों तक चला, तो 24 दिनों तक चला। तो गांधी जी क्या करते थे कि हर शाम को कहीं पे तो उनको रुकना होगा ना, रात बिताने के लिए कहीं जहां भी रुकते थे, तो हजारों लोग उनको घेर लेते थे उनको सुनने के लिए कि गांधी जी क्या कहना चाहते हैं। तो हजारों लोगों की भीड़ को हर शाम को गांधी जी भाषण देके प्रेरित करते थे। उन भाषणों में उनका एक ही मकसद रहता था, लोगों को मोटिवेट करो, लोगों तक अपने पूर्ण स्वराज की बात पहुंचाओ कि पूर्ण स्वराज का मकसद क्या है, पूर्ण स्वराज कैसे हासिल हो सकता है। तो कुछ फैक्ट्स, गांधी जी निकले थे 78 फॉलोअर्स को ही लेके, लेकिन बीच रास्ते में कई और हजारों की संख्या में लोगों ने उनको ज्वाइन किया। तो उस वक्त कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेता थी सरोजनी नायडू। तो आज हम सब जानते हैं सरोजनी नायडू को। तो सरोजनी नायडू ने इस जुलूस को रास्ते में ज्वाइन किया, ठीक। और सिर्फ अकेली सरोजनी नायडू ही नहीं, हजारों हजार लोग निकले तो ये साबरमती से थे ना, लेकिन जब दांडी पहुंचने वाले थे तो हजारों हजार लोग इनके जुलूस में जुड़ चुके थे। तो जब ये दांडी पहुंचे तो उस वक्त इनके जुलूस में 50,000 लोग शामिल हो चुके थे। तो ये दांडी कब पहुंचे? दांडी पहुंचे ये 5 अप्रैल 1930 को। तो 24 दिनों में ये दांडी पहुंच गए थे। इसीलिए बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि 24 और 25 दिनों में कंफ्यूजन है। तो दांडी यात्रा 5 अप्रैल को खत्म हो गई थी, लेकिन मेन काम तो अभी बाकी था ना, इनको तो नमक बना के कानून तोड़ना था। तो अगले दिन सुबह सुबह गांधी जी अपने फॉलोअर्स को लेके समुद्र के किनारे पहुंच गए। दांडी तो वह पहुंच ही चुके थे। तो अगले दिन ये आप देख रहे हो, समुद्र के किनारे से पानी से उन्होंने रेत बना के वो कानून तोड़ा। गांधी जी ने कानून तोड़ा। तो गांधी जी के कानून तोड़ने के पीछे या कि सॉल्ट को चुनने के पीछे एक बड़ी वजह थी। गांधी जी चाहते तो किसी और तरीके से भी अपना विरोध जता सकते थे, तो आखिर सॉल्ट को ही क्यों चुना उन्होंने? सबसे बड़ी बात कि सॉल्ट जो है हर आदमी से जुड़ा मुद्दा है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, भिखारी हो, सबको सॉल्ट तो चाहिए, अपने खाने में सॉल्ट तो चाहिए। तो इसीलिए गांधी जी को लगा कि मैं कुछ ऐसी बात करता हूं जो कि लोगों की समझ में आए, लोग उससे अपना जुड़ाव महसूस कर सकें। और इस चीज सॉल्ट को चुनने के पीछे एक खास बात क्या थी कि ये एक ऐसा मुद्दा था जिसका सभी लोग सपोर्ट करेंगे। जैसे पहले भी कुछ कैंपेन्स हुए थे, उस तरह के कैंपेन्स में क्या होता था कि सोसाइटी 2 हिस्सों में बंट जाती थी। तो उदाहरण के तौर पे एक नो रेंट कैंपेन चलाया गया था। तो नो रेंट कैंपेन का मतलब होता है कि किराएदार अपने मकान मालिक को रेंट ही नहीं देगा। तो अगर ये कैंपेन आप चलाओगे तो किराएदार तो खुश हो जाएगा, लेकिन मकान मालिक तो दुखी हो जाएगा। तो मकान मालिक भी इंडियन, किराएदार भी इंडियन, तो इंडियन सोसाइटी ही पूरी तरीके से आपका सपोर्ट नहीं करेगी। जो मकान मालिक है वो कभी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन सॉल्ट लॉ तोड़ने में तो ऐसी कोई बात नहीं है ना, दुखी होने वाला एक ही आदमी होगा, वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसलिए सॉल्ट को चुनने से सोसाइटी में जो डिवीजन हो जाया करता था वो नहीं होगा, ना ही इसमें हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात है। तो महात्मा गांधी का ऐसा कहना था कि पानी के बाद अगर कोई ऐसी चीज है जो सब लोगों को जोड़ सकती है, एक ऐसा मुद्दा जो सब लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे ला सकता है, वो सॉल्ट ही है। चाहे कोई बीमार हो, दुखी हो, खुश हो, उसको सॉल्ट तो चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि यह पूरे मानव इतिहास का सबसे इनह्यूमन टैक्स है,
यानी इंसान की सोच जितनी गिर सकती है उसी को दर्शाता था ये सॉल्ट टैक्स। यानी कि आप सॉल्ट जैसी चीज पे टैक्स लेते हो तो इंसानियत नाम की आप में कोई चीज ही नहीं है। अब ये बात भी थी कि सॉल्ट जो है, सॉल्ट खरीदने में आज भी नमक काफी सस्ता बिकता है, तो नमक में किसी का कितना खर्चा हो जाएगा। तो बात इसकी नहीं थी कि खर्चा कितना होगा, तो महात्मा गांधी इस चीज को हाईलाइट करना चाहते थे कि हम गरीब से गरीब लोगों के का मुद्दा उठा रहे हैं। तो सॉल्ट को इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि सॉल्ट महंगा हो गया, बल्कि इस रूप में देखना चाहिए कि सॉल्ट पे टैक्स ही क्यों लगाया गया, क्यों ब्रिटिशर्स की सोच इतनी गिर गई कि उनको सॉल्ट जैसी चीज से टैक्स वसूलना पड़ रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सॉल्ट को सेंट्रल जो मुद्दा है वो बनाया गया। तो अब देखो मूवमेंट तो चालू हो गया, महात्मा गांधी को जो करना था उन्होंने कर दिया, उन्होंने नमक बना के दिखा दिया, कानून तोड़ दिया। तो ऐसा होते ही पूरे देश के लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़ने लगे, लोगों में सिग्नल चला गया कि मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, अब हमारी बारी है। तो अलग अलग जो सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स थे उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। तो वो एक बार हम देख लें। तो जो महिलाएं थी, तो महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि गांधी जी ने उनसे खास करके अपील की थी। तो ये औरतें क्या करती थी, ये बेसिकली बॉयकॉट जैसी चीजों में, दुकान वगैरह का बॉयकॉट करना, जहां पे फॉरेन विदेश में बने कपड़े या विदेश में बने सामान वगैरह बिकते थे, वो बॉयकॉट ये करती थी। स्टूडेंट्स ने तो काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कपड़े जो बोन फायर्स होते थे या जो विदेशी शराब होती थी उनके दुकानों को ये लूटते थे, उनको जला देते थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने भी जो 11 डिमांड्स रखी थी उसमें यह भी था ना कि हमारे क्लोथ्स को प्रोटेक्शन दो, जो फॉरेन क्लोथ्स है। या फिर गांधी जी ने उसमें यह भी डिमांड रखी थी कि लीकर पूरी तरीके से बैन हो जानी चाहिए, पूरे देश में कहीं शराब नहीं बिकेगी। तो स्टूडेंट्स ने वो जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली कि हम फॉरेन क्लोथ का तो बॉयकॉट करेंगे ही, शराब का भी बॉयकॉट करेंगे, दुकानों को जलाएंगे। अब बात करते हैं मुस्लिम्स की। तो मुस्लिम की जो पार्टिसिपेशन है वो उतनी सामने उभर के नहीं आई जैसी कि 1920-22 में आई थी। 1920-22 में क्या था, उस वक्त सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ साथ खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था। और खिलाफत मूवमेंट जो है वो मुसलमानों से सीधा सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा था। तो इसलिए उस वक्त खिलाफत में क्या हुआ था, जो टर्की के खलीफा थे, जिनको कि पूरी दुनिया के मुसलमान अपना गार्जियन मानते थे, उनको गद्दी से हटा दिया था अंग्रेजों ने वर्ल्ड वॉर 1 जीतने के बाद। तो ये चीज पूरी दुनिया के मुसलमानों को बुरी लगी थी, इसलिए इंडिया के मुस्लिम्स ने 1920-22 में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। लेकिन इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई ऐसा इमोशनल इशू नहीं था, कोई रिलीजियस एंगल नहीं था जिससे कि मुसलमानों में यह अपील बने कि हमको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। दूसरी बात क्या थी कि कांग्रेस की छवि, क्योंकि मुस्लिम लीग बन चुकी थी तब तक, तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की छवि मुसलमानों के बीच खराब कर रखी थी। कांग्रेस को ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता था कि वो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए भी जो भी कांग्रेस करती थी उससे मुस्लिम्स अपनी दूरी बना लेते थे। अब बात करते हैं मर्चेंट्स और छोटे मोटे बिजनेसमैन की। तो ये लोग तो काफी खुश थे, इसलिए भी खुश थे क्योंकि गांधी जी की डिमांड में यह भी तो था कि अपने जो इंडियन बिजनेस हैं उनको बचाना है, फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकॉट करना है, लीकर वगैरह का बॉयकॉट करना है, ट्रेड प्रोटेक्शन मांग रहे थे वो, रिवेन्यू कम करने को कह रहे थे वो। तो ये सारी चीजें तो इन लोगों को खुश ही करेंगी ना, मर्चेंट्स और छोटे मोटे बिजनेसमैन। तो इन लोगों ने भी बॉयकॉट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, खास करके तमिलनाडु और पंजाब में इनका काफी असर था, मर्चेंट्स और जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं। अब देखो ट्राइबल यानी कि जो आदिवासी लोग थे, उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सेंट्रल प्रोविंस के आदिवासी यानी मध्य प्रदेश और आज छत्तीसगढ़, तो उस वक्त ये सेंट्रल प्रोविंस कहलाता था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन जगहों पे आदिवासियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वर्कर्स यानी मिल मजदूर, मिलों में मजदूरी करने वाले जो नॉर्मल जो वर्कर्स वगैरह थे, उन्होंने हड़तालें करनी स्टार्ट कर दी, बड़े बड़े लेवल की हड़तालें होने लगी। बॉम्बे, कैलकाटा, ये जो बड़े बड़े शहर थे, यहाँ पे मिल्स थी, बड़े शहरों में ही बड़ी फैक्ट्रियां और मिल्स होती है ना, तो वर्कर्स का जो प्रभाव दिखा वो बड़े बड़े शहरों में हड़ताल के रूप में दिखना स्टार्ट हो गया।
पीजेंट्स यानी कि किसान, फार्मर। तो उत्तर प्रोविंस यानी यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात में किसानों ने काफी पार्टिसिपेट किया। वजह थी इसकी क्योंकि उस वक्त तक उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जगहों पर किसान सभा नाम की पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी। तो किसान सभा सिर्फ किसानों की ही बात करती थी और शुरू में तो वो कांग्रेस का सपोर्ट कर रही थी, लेकिन बाद में किसान सभा ने कांग्रेस का सपोर्ट करना बंद कर दिया क्योंकि कांग्रेस के जो नेता थे उनमें से कई नेता जमींदार भी थे। तो किसानों की तो जमींदारों से बनेगी नहीं ना कभी, तो इसीलिए बाद में किसान सभा ने अपना सपोर्ट कांग्रेस से खींच लिया था। तो अब देखो, जो पूरी कंट्री की अलग अलग जो लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, वो इस मूवमेंट को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। तो कहानी शुरू हुई थी दांडी मार्च से, लेकिन अब ये पूरे देश में मूवमेंट फैलता गया। तो जो जो मेजर इवेंट्स है वो हम यहां पे पढ़ ले। तो चिटागोंग आज बांग्लादेश में है, उस वक्त ये ऑब्वियसली बंगाल का हिस्सा था। तो चिटागोंग में एक बहुत बड़ी घटना हुई। तो सूर्य सेन नाम के एक 30 साल के मास्टर थे, तो इन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा था, रिवॉल्यूशनरी ग्रुप। तो ये लोग भगत सिंह वगैरह के भी टच में थे, जो भगत सिंह की ग्रुप वगैरह थी उन सबसे टच में थे। तो ये लोग बंगाल में रिवॉल्यूशनरी क्रांति लाना चाहते थे हथियार के दम पे। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, चिटागोंग में अंग्रेजों का बहुत बड़ा हथियारों का खजाना था, तो वहां पे इन लोगों ने अटैक करके वहां से हथियार, गोले बंदूक, ये सारी चीजें लूट ली और कुछ दिनों के लिए जो चिटागोंग की एरिया है वहां से अंग्रेजों को मार भगाया और अपनी गवर्नमेंट वहां पे स्टैब्लिश कर ली। कुछ ही हफ्तों तक इनकी गवर्नमेंट चली। बाद में सूर्य सेन को अरेस्ट करके, टॉर्चर करके अंग्रेजों ने मार दिया। तो चिटागोंग में क्या हुआ ये आप समझ गए, आप याद रखोगे नाम और जगह। बात करते हैं पेशावर की। तो पेशावर में गांधी जी के एक बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े समर्थक थे, गफ्फार खान नाम था इनका। इनको खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से भी हम जानते हैं। तो इनको बादशाह खान भी बुलाया जाता था, साथ ही इनको फ्रंटियर गांधी भी बुलाते थे, क्योंकि ये गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, इसलिए इनका नाम गांधी जी से जोड़ दिया जाता था। फ्रंटियर का मतलब होता है बॉर्डर। तो ये बेसिकली अफगानिस्तान के रहने वाले थे। अफगानिस्तान तो इंडिया का हिस्सा नहीं था ना उस वक्त, वो तो काफी पहले इंडिया से अलग हो गया था। तो क्योंकि ये बॉर्डर पे रहते थे, अफगानिस्तान को बॉर्डर ही कहेंगे ना इंडिया का, उस वक्त तो पाकिस्तान बना नहीं था, इसलिए इनका नाम रखा गया था कि बॉर्डर वाला गांधी, फ्रंटियर गांधी। तो इन्होंने, ये पश्तो ट्राइब से आते थे। तो पश्तो एक ट्राइब होती है अफगानिस्तान में। तो इन्होंने वहां पे अपनी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दी, पश्तो पॉलिटिकल मैगजीन भी इन्होंने निकाला, उसका नाम रखा पख्तून, क्योंकि पख्तून, पश्तो ये सारी ट्राइब्स का नाम है, अफगानिस्तान की ट्राइब का। तो इन्हीं खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपनी एक वॉलेंटियर ब्रिगेड बनाई। वॉलेंटियर ब्रिगेड क्या होती है, मतलब लोगों से अपील किया कि मैं एक संगठन बना रहा हूं। संगठन का मकसद है कि गांधी जी जो इंडिया में करते हैं वही हम लोग अपने एरिया, अफगानिस्तान या पाकिस्तान से जो सटे हुए एरियाज थे, आज वो पाकिस्तान है ना, उस वक्त तो अफगानिस्तान और इंडिया का बॉर्डर ही था। तो इन एरियाज में हम फ्रीडम मूवमेंट को जारी रखेंगे। तो इन्होंने जो वॉलेंटियर ब्रिगेड बनाई उसका नाम रखा खुदाई खिदमतगार, यानी कि अल्लाह की सेवा करने वाला। और इसको रेड शर्ट भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने अपना यूनिफॉर्म बनाया था, रेड कलर की शर्ट आपको पहननी है, तो देखते ही कोई भी समझ जाता था कि ये तो खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो इन लोगों का काम था कि जो गांधी जी कहें, जो इंडिया में करने को कहें, वही काम ये लोग वहां पे गांधी जी के फॉलोअर्स बन के करेंगे। तो बाद में खान, ये जो अब्दुल गफ्फार खान साहब हैं, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया इंडियन गवर्नमेंट ने 1987 में। ठीक है, डेथ होने के काफी साल के बाद 1987 में इनको यह सम्मान दिया गया। तो चिटागोंग में क्या हुआ हमने देखा, पेशावर में क्या हुआ। अब बात करते हैं सोलापुर। सोलापुर कहां है, तो महाराष्ट्र में। तो सोलापुर काफी बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन हुआ करता था उस वक्त, आज भी है,
लेकिन आज तो बम्बई जैसे और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाउन्स उभर के आ गए। तो उस वक्त यहाँ पे काफी सारी कॉटन मिल्स हुआ करती थी जहां पे कपड़े वगैरह बनते थे, और कपड़ों से ही तो परेशानी थी। फॉरेन मेड जो क्लोथ थे उनसे तो काफी ज्यादा परेशानी होती थी ना इंडियंस को, काफी सस्ते में बिकते थे। जो इंडिया के बिजनेसमैन है उनका तो पूरा बिजनेस ही चौपट कर दिया था। तो गांधी जी ने वर्कर से अपील की थी ना कि हंगामा मत करो, हिंसा मत करो, लेकिन स्ट्राइक पे जा सकते हो। तो सोलापुर में सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स देखने को मिली। पूरे देश में जो वर्कर्स का सबसे ज्यादा जोर कहीं पे देखने को मिला तो सोलापुर में ही देखने को मिला। रह रह के यहां पे बड़े बड़े लेवल की हड़ताल होने लगी। तो जो मिल वर्कर हैं, जो कपड़ा मिल में काम करते थे, कॉटन मिल में काम करते थे, वो उन सब ने अपना काम बंद कर दिया। और साथ ही साथ जो लीकर की दुकानें वगैरह हैं उन सबको बड़े लेवल पे जलाया जाने लगा। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते थे, क्योंकि वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट की याद दिलाते थे लोगों को कि ये जो ऑफिस, अगर आप आज जाओगे तो आप कहोगे कि ये मेरी सरकार है, भारत सरकार का ऑफिस है। लेकिन उस वक्त तो ये सारे ऑफिस, जो पुलिस स्टेशन कह लो, रेलवे स्टेशन कह लो, कोर्ट कह लो, ये सब तो गुलामी की निशानी थे ना। तो उन सब पे अटैक होने लगे, उन सबको जलाया जाने लगा शोलापुर में। अब बात करते हैं असम की। तो असम की एक घटना आपको याद रखनी है। तो असम का उस वक्त का गवर्नर था कनिंगम। तो कनिंगम देख रहा था कि पूरे देश में हंगामा मच रहा है, खास करके जो युवा है, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट कर रखा है। तो इसने एक सर्कुलर जारी किया, उसका नाम रखा गया कनिंगम सर्कुलर। उस सर्कुलर में पेरेंट्स तक ये मैसेज पहुंचाया गया कि आप साइन करके दो, आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है, तो इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी कि अगर यही बच्चा कल को मुझे आंदोलन करता हुआ दिखा या रिवोल्ट करता हुआ दिखा, कहने का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अगर किसी भी प्रोटेस्ट में ये शामिल हुआ तो हम इसको कॉलेज से तो निकालेंगे ही, जेल में भी डालेंगे। तो ये था कनिंगम सर्कुलर, और इससे काफी हंगामा मचा। बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। तो मणिपुर और नागालैंड में जो आंदोलन की कमान थी वो 13 साल की एक छोटी सी लड़की ने संभाली, उसका नाम था गेडिन ल्यू। तो इस 13 साल की लड़की को वहां के लोग, जो ट्राइबल लोग थे, ये देवी का अवतार मानते थे। ठीक है, तो इन्होंने वहां पे ना सिर्फ गांधी जी की मूवमेंट को सपोर्ट किया, बल्कि वहां से अंग्रेजों को भगाने के लिए, यानी कि मणिपुर और नागालैंड से अंग्रेजों को आजादी दिलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इनकी उम्र देख रहे हो, सिर्फ 13 साल की थी। तो बदले में क्या हुआ, अंग्रेजों ने इनको अरेस्ट कर लिया 1932 में और जेल भेज दिया। तो जेल में 1937 में इनसे जवाहरलाल नेहरू जाके मिले थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू वकील भी थे ना। तो जवाहरलाल नेहरू ने काफी मदद की थी रानी गेडिन ल्यू की अपना केस लड़ने के लिए, लेकिन नहीं जीत पाए थे। तो फाइनली इनको जेल से तभी छोड़ा गया जब ये अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के चले गए। तो पूरे 15-16 सालों तक इनको जेल में ही रखा गया। आज जो है, आज की गवर्नमेंट ने इनके ऊपर टिकट्स वगैरह भी जारी किए हुए हैं। तो ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। खास करके आज की गवर्नमेंट ने इनको बहुत प्रोमिनेंस दिया, तो क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो धीरे धीरे देश के हर कोने में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने जोर पकड़ लिया। हर जगह गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्स करती? गवर्नमेंट के सामने दोहरी समस्या खड़ी हो गई कि अगर हम कुछ करेंगे तो परेशानी, अगर कुछ करेंगे, क्रैक डाउन करेंगे, लोगों को जेल में डालेंगे, तो पूरी दुनिया में बदनामी होगी कि देखो ब्रिटिशर्स जो है दबा रहे हैं इंडियंस को। अगर नहीं करेंगे, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाएगी। ठीक, और साथ ही ये बात भी थी कि अगर कुछ नहीं किया तो कांग्रेस की हिम्मत और बढ़ती चली जाएगी और कांग्रेस इसको अपनी जीत की तरह दिखाएगी लोगों के सामने कि देखो हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फाइनली हरा ही दिया, घुटने टिकवा दिए। तो ये काफी दोहरी समस्या थी। तो इससे निपटने के लिए लॉर्ड इरविन ने कहा कि मैंने आपसे पहले वादा कर ही दिया था कि हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो उसका डेट डिक्लेयर कर दिया लॉर्ड इरविन ने। उनको लगा कि अगर हम डेट डिक्लेयर कर देंगे तो लोगों में भरोसा बढ़ जाएगा।
और डेट डिक्लेयर करने के साथ ही साथ ये भी कहा कि हम ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं इसका मकसद आपको डोमिनियन स्टेटस देना है। लेकिन डोमिनियन स्टेटस की बात तो पहले ही पीछे छूट गई थी ना, क्योंकि कांग्रेस ने तो अब अपना डिमांड अपग्रेड करके कंप्लीट इंडिपेंडेंस कर दिया था। अब वो सिर्फ पूरी आजादी की बात करते थे, डोमिनियन स्टेटस की बात करते नहीं थे। तो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अनाउंसमेंट सुन के कांग्रेस को बहुत ज्यादा खुशी तो हुई नहीं, उनको जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। तो 1930 के अगस्त में आते आते कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि आप हमको बुला रहे हो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो हम अपना स्टैंड आपको क्लियर कर देते हैं कि हम अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो हम क्या बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ राइट ऑफ सेसेशन चाहते हैं ब्रिटेन से, यानी ब्रिटेन से अलग होना चाहते हैं। अलग होना यानी पूरी आजादी चाहते हैं। साथ ही हम चाहते हैं कि अभी के अभी आप एक नेशनल गवर्नमेंट बनाओ। नेशनल गवर्नमेंट यानी एक चुनी हुई सरकार जिसके पास सारे अधिकार हों। अंग्रेज हमेशा ये बोलते थे कि बाकी सारी चीजें तो आप संभाल लोगे, लेकिन डिफेंस और फाइनेंस और फॉरेन अफेयर इस तरह की चीजें संभालने की अकल इंडियंस के पास नहीं है। तो वो हमेशा यही दलील देते थे कि हम आपको बाकी हर मिनिस्ट्री दे सकते हैं, बस डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन अफेयर वाली मिनिस्ट्री नहीं दे सकते। तो कांग्रेस ने कहा कि हमको ये सारे एक्सक्यूजेस नहीं सुनने हैं, आप अभी के अभी एक नेशनल गवर्नमेंट बनवाओ और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी गवर्नमेंट को देनी होगी आपको, और आप यहां से निकल जाओ। तीसरी डिमांड इन्होंने रखी कि एक ट्राइब्यूनल बनाई जाए। तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने देश को खूब लूटा है, देश का काफी पैसा यहां से उठा के ये लंदन ले गए हैं, अपने देश लेके गए हैं। तो उस चीज की इंक्वायरी करनी होगी। ब्रिटिश को भारत छोड़ने से पहले कंपनसेशन दे के जाना होगा। तो क्या कंपनसेशन होगा, कितना अमाउंट आपको देना होगा, किसको देना होगा, इन सब चीजों को डिसाइड करने के लिए एक ट्राइब्यूनल बनाने की बात की गई। तो ये सब कांग्रेस ने कह दिया कि हम अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे, अब जो करना है करो। तो बात बनी नहीं। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई नवंबर से लेकर जनवरी में। उस वक्त गांधी जी जेल में थे, ठीक। तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की क्या वैल्यू है कि एक तरफ अंग्रेज बैठे हैं, दूसरे तरफ इंडियंस बैठे हैं। तो इंडियंस को बराबरी पे आने का मौका मिल गया कि एक तरफ ब्रिटिश, एक तरफ इंडियंस, तो बिल्कुल इक्वल लेवल पे आ गए दोनों। कांग्रेस तो ऑब्वियसली बॉयकॉट कर रही थी। दूसरी बात यह थी कि गांधी जी उस वक्त जेल में थे, तो कांग्रेस ने कहा था कि सबको छोड़ दो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दो, हमारी ये मांगे मानो तो हम आ जाएंगे। कोई भी मांग नहीं मानी गई थी, तो कांग्रेस ने तो बॉयकॉट किया ही किया। ज्यादातर बिजनेस लीडर्स ने भी इसको बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि उनका सपोर्ट गांधी जी की तरफ था। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे जैसे घनश्याम दास बिरला, टाटा वगैरह, ये सब कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। तो ये अटेंड किसने किया? तो कांग्रेस और बिजनेस लीडर्स ने तो बॉयकॉट कर दिया, लेकिन कुछ लोग थे जो यहां जाना चाहते थे। मुस्लिम लीग ने इसको अटेंड किया। मुस्लिम लीग सिर्फ मुस्लिम की ही बात करती थी। हिंदू महासभा मुस्लिम लीग की ही तरह सिर्फ हिंदुओं की बात करती थी। लिबरल्स जो कि अंग्रेजों की तरफ सिंपैथी रखते थे, अंग्रेजों से लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं रखते थे, और प्रिंस जो राजे रजवाड़े थे, वहां के जो राजकुमार वगैरह थे, उन लोगों ने अटेंड किया इसको। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? तो जो जितने लीडर्स वहां पे जमा हुए थे, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा क्या था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उस कॉन्स्टिट्यूशन में तय करेंगे कि ताकत किसके पास जाएगी, ब्रिटिशर्स के पास कितनी ताकत रहेगी, इंडियंस के पास कितनी ताकत रहेगी। तो सबने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आप बना रहे हो तो ये कभी सफल होगा ही नहीं, क्योंकि जब कांग्रेस इस मीटिंग में शामिल ही नहीं है तो हम ये मीनिंगलेस डिस्कशन कर रहे हैं। हम कुछ भी डिस्कशन करें कांग्रेस उसको मानेगी नहीं, और कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, पूरे देश का सपोर्ट उसके पास है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो एक तरह से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेनतीजा रही, उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब निकला नहीं।
एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी आर अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया था। बी आर अंबेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। बी आर अंबेडकर दलितों के नेता थे, यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब जिनको हम आज जानते हैं, आज हम इनको शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से इनकी कैटेगरी है। उस वक्त इनको डिप्रेस्ड क्लास बुलाया जाता था। डिप्रेस्ड क्लास यानी वो लोग जिनको कि बरसों से दबाया गया है, जिनको उनके हक नहीं मिले। तो बेसिकली कास्ट आधारित बात थी ये, जाति की वजह से SC ST बन गए थे। तो अंबेडकर ने SC ST यानी डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्वेशन देने की बात की। तो अब देखो, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का तो कोई खास मतलब निकला नहीं, कांग्रेस ने अटेंड किया नहीं। गांधी जी जो थे वो जेल में थे, तो गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। गांधी जी के साथ साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो बड़े बड़े लीडर जेल में बंद कर रखे थे अंग्रेजों ने, उनको छोड़ दिया गया 25 जनवरी 1931 को अनकंडीशनली, ताकि कांग्रेस को अगले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया जा सके। तो पॉलिटिकल प्रिजनर सारे छोड़ दिए गए। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो है कहा गांधी जी से कि ठीक है, हम आपको ऑथराइज करते हैं कि आप लॉर्ड इरविन से अपनी बातचीत आगे बढ़ाओ कि आगे क्या करना है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट कर रहे हैं ये लोग हमको, तो आगे क्या करना है वो आप बात करो। तो इन्हीं डिस्कशंस, अब ये इन दोनों की आपस में मीटिंग्स होने लगी कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाना, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। तो इन्हीं मीटिंग्स का नतीजा निकला कि वाइस रॉय और गांधी जी ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि हाँ चलो, हम आप जो कहना है हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आके कहेंगे, डिस्कस करेंगे। इसी को कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट। तो ये 14 फरवरी 1931 के दिन साइन किया गया गांधी जी और इरविन के बीच। तो इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। तो दिल्ली पैक्ट का असर देखो, एक तरफ वाइस रॉय है और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस। तो इससे कांग्रेस को यह अहमियत मिल गई कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है कांग्रेस। ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तरह से मान ही ली। तो अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें कि कांग्रेस ने अटेंड करने का फैसला कर लिया। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में आप याद रखना कि पहले में तो कांग्रेस ने नहीं उसको अटेंड किया था, लेकिन क्योंकि गांधी जी ने ऑलरेडी दिल्ली पैक्ट एक्सेप्ट कर लिया था, वहां पे अपनी कंफर्मेशन दे दी थी कि हम अटेंड करेंगे, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया कांग्रेस ने। तो ये सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन में होते थे। तो यहाँ के नेता वगैरह जहाज पकड़ के, जो समुद्री जहाज होता था उस पे बैठ के जाया करते थे। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ दिसंबर में 1931 में। महात्मा गांधी गए वहां पे, लेकिन महात्मा गांधी की तो एक ही बात थी कि हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको पूरी आजादी चाहिए और तुम एक गवर्नमेंट बना के दो। तो यही सारी चीजें वहां पे होने लगी। ब्रिटिशर्स जो है माने नहीं। तो ब्रिटिशर्स नहीं माने तो महात्मा गांधी क्या करते, वहां पे धरना तो नहीं देते ना। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लौट के वो इंडिया आ जाते हैं। तो इंडिया जो मेन मुद्दा था वो ये था कि आप जिस बात पे महात्मा गांधी नाराज हुए थे कि पहली बात तो थी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की वहां पे बात ही नहीं हो रही थी, वहां पे सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी। दूसरी चीज क्या थी कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगा रखी थी कि जो इलेक्शंस होते हैं असेंबलीज के लिए उसमें रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया था कि मुस्लिम्स को अलग रिजर्वेशन, सिख को अलग रिजर्वेशन, और अब अंबेडकर की डिमांड पे SC ST को अलग रिजर्वेशन, यानी सोसाइटी को हिस्सों में बांटा जा रहा था। तो इससे तो देश की यूनिटी टूट रही है ना। आप पूरे देश को जो है कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे बांटे चले जा रहे हो। तो यही सब चीज महात्मा गांधी को पसंद नहीं आई और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ के वो इंडिया आ गए। तो इंडिया में आके महात्मा गांधी ने फिर से पब्लिक से अपील की कि अंग्रेजों के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब ही नहीं है, हम जो मूवमेंट चला रहे थे उसको कंटिन्यू करो। तो क्या मूवमेंट चला रहे थे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे ना। थोड़े दिनों के लिए इसको रोक दिया था गांधी इरविन पैक्ट की वजह से। तो अब कहा कि नहीं, ये लोग बात नहीं समझते, फिर से मूवमेंट चालू हो गया 1932 में। तो फिर से क्या हुआ, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया महात्मा गांधी के साथ साथ सरदार पटेल को भी।
फिर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पे बैन लगा दिया कि एक भी कांग्रेस पार्टी ना मीटिंग कर सकती है, ना एनुअल सेशन बुला सकती है, कुछ भी करोगे तो इलीगल हो जाओगे और जेल में चले जाओगे। तो अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अनाउंस कर दिया लॉर्ड इरविन ने। पूरी की पूरी कांग्रेस को तो जेल में डाल रखा था इन लोगों ने, तो ऑब्वियसली कांग्रेस ने इस वाले में हिस्सा ही नहीं लिया। तो इस थर्ड कॉन्फ्रेंस के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने एक व्हाइट पेपर इशू किया। व्हाइट पेपर क्या होता है? गवर्नमेंट अपने ब्लूप्रिंट, अपने एजेंडा, उसके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, उसको एक न्यूज़पेपर में छाप के पब्लिक को बताती है। तो उसी गैजेट में एक आता था इंडिया गैजेट, आज भी आता है। ये एक सरकार के द्वारा छापा गया अखबार होता है। इसी में सरकार अपने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट जो मुद्दे होते हैं या जो फैसले होते हैं वो लिख के अपनी पब्लिक को बताती है। तो इसी इंडिया गैजेट में जो व्हाइट पेपर छपा, उसी में बताया गया कि हमने जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए, उन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमने क्या क्या डिसाइड किया। ठीक, तो उसी का नतीजा निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन था। आज भी जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 70% भाग हूबहू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। तो साइमन कमीशन के टाइम से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश हो रही थी और अब जाके नतीजा निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रूप में। ठीक, तो 33 में यह छाप दिया गया कि आपको हम रिफॉर्म देने वाले हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें होंगी। बाद में 35 में वो एक्ट बन गया। इसी बीच अप्रैल 1934 में, क्योंकि गांधी जी ने देखा कि हाँ भाई इतने सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं तो अब कोई मतलब नहीं बनता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इतना लंबा खींचे, तो 1934 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया। लोगों को कहा कि चलो ठीक है, अब हम थोड़े दिन रुक के देखते हैं। जब ये सारी मूवमेंट चल रही थी उस बीच जो है अंग्रेजों ने एक बहुत बड़े लेवल का चेंज अनाउंस किया। तो 1932 में, ये डेट्स वगैरह आप याद नहीं रखो लेकिन ईयर याद रखना बहुत जरूरी है। 1932 में तब के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। ये कम्युनल अवार्ड क्या था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सब जाके अपनी अपनी डिमांड्स रखते थे। तो जिन्ना भी जाते थे, B.R. अम्बेडकर भी जाते थे। तो इन लोगों ने अपनी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन की मांग की थी। मुस्लिम्स का कहना था कि अगर इलेक्शन होंगे तो कभी भी कोई मुस्लिम जीतेगा ही नहीं, क्योंकि मान लो यहां पे 100 लोग रहते हैं, 100 में से 80 हिंदू हैं और 20 मुस्लिम हैं। तो अगर कोई मुस्लिम इलेक्शन लड़ेगा तो उसके जीतने के चांसेस तो हैं ही नहीं ना। तो वही हाल सिख्स का भी है, एंग्लो इंडियंस का भी है, डिप्रेस्ड क्लास यानी कि SC ST जो जिनको हम आज जानते हैं। तो इस तरह तो ये लोग कभी भी नेता बन ही नहीं पाएंगे, इनको कभी भी सरकार में शामिल होने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इनका यही कहना था कि सारा कुछ, सारी पॉलिटिकल पावर जो है अपर क्लास हिंदूज के पास चली जाएगी। तो इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कराई गई। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि यहां 80 हिंदू रहते हैं और 20 मुस्लिम रहते हैं। तो इस एरिया को, मतलब ये नहीं कह रहा हूं एग्जैक्टली इसी एरिया को, तो कुछ कुछ कंस्टिट्यूएंसी को रिजर्व कर दिया गया कि यहां से सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्शन लड़ेगा और वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही देगा। हो सकता है ये हिंदू मिलके किसी ऐसे इंसान को वोट दे दे जिनको मुस्लिम पसंद नहीं करते, इसलिए इनका तो कोई काम ही नहीं है। इलेक्शन भी मुस्लिम ही लड़ेंगे, वोट भी मुस्लिम ही देंगे। वैसे ही सिख को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा तो इलेक्शन भी केवल सिख ही लड़ेंगे, उनको वोट भी केवल सिख कम्युनिटी के ही लोग देंगे। तो ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई महात्मा गांधी को और कांग्रेस को। तो आप याद रखोगे कि कम्युनल अवार्ड किसने अनाउंस किया था? तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने किया था, 1932 में किया था। क्यों किया था? क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये सारी डिमांड्स उन लोगों को मिली थी। तो महात्मा गांधी तो पहले ही इन चीजों के खिलाफ थे और वो डिप्रेस्ड क्लास का कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी बोलते थे कि जब ये सारे हिंदू हैं
तो फिर आप इनको अलग क्यों करना चाहते हो, इनकी अलग कैटेगरी क्यों बनाना चाहते हो? मुस्लिम और सिख एंग्लो इंडियंस तो फिर भी समझ में आते हैं, लेकिन ये डिप्रेस्ड क्लास का क्या फंडा है? तो डिप्रेस्ड क्लास वाले बात पे महात्मा गांधी अड़ गए। तो ये डिमांड अंबेडकर ने ही उठाई थी, डिप्रेस्ड क्लास वाली। तो अंबेडकर तो डिप्रेस्ड इस कम्युनल अवार्ड के फेवर में थे कि उन्होंने जो डिमांड रखी थी वो डिमांड मिल गई, पूरी कर दी गई। और वो जानते थे कि अब जो हमारे भाई बंधु हैं, जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, उनको पॉलिटिकल पावर मिलेगी, तो उनकी स्थिति में भी बदलाव आएगा, उनकी स्थिति सुधरेगी। लेकिन महात्मा गांधी तो इसको एक साजिश की तरह लेते थे कि हिंदुओं को भी अलग अलग ग्रुप में बांटने निकले हैं अंग्रेज। तो महात्मा गांधी की आपत्ति जब हुई तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में मीटिंग्स होने लगी, निगोशिएशंस होने लगी इसी कम्युनल अवार्ड के मुद्दे पे। गांधी जी चाहते थे अंबेडकर को कन्विंस करना कि भाई डिप्रेस्ड क्लास वाला कार्ड मत खेलो, तुम भी हिंदू ही हो, तो ये डिप्रेस्ड क्लास करोगे तो हिंदुओं की यूनिटी टूट जाएगी। तो इसी डिस्कशंस के बीच ये नतीजा निकला कि अंबेडकर ने गांधी जी की बात मान ली। तो यही जो एग्रीमेंट हुआ गांधी जी और अंबेडकर के बीच, ये कहलाया पूना पैक्ट। तो अंबेडकर ने गांधी जी की बात मान ली, तो इसका क्या मतलब है? अपनी डिमांड वापस ले ली कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए डिप्रेस्ड क्लास के लिए, मुस्लिम्स को चाहिए मुस्लिम्स ले ले, सिख को चाहिए सिख ले ले। अंबेडकर ने अपनी डिमांड वापस ले ली, तो इसको कहा गया पूना पैक्ट। तो आइए पूना पैक्ट की कुछ फैक्ट्स देख लें। तो पूना पैक्ट किन दो लोगों के बीच हुआ, ये तो आप जान ही गए हो, महात्मा गांधी और B.R. अंबेडकर। कब साइन हुआ? तो 1932, यानी कम्युनल अवार्ड जिस साल आया था उसी साल ये साइन किया गया था। तो महात्मा गांधी तो जेल में बंद थे, तो अंबेडकर को बार बार जेल जाना होता था महात्मा गांधी से मिलने के लिए। तो ये जो पूना पैक्ट साइन हुआ, ये आप देख रहे हो महात्मा गांधी साइन कर रहे हैं, तो ये यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था साइन। यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में ही है, इसलिए इसका नाम है पूना पैक्ट। ठीक, तो इस पैक्ट का क्या नतीजा निकला कि डिप्रेस्ड क्लास को जो रिजर्वेशन दी जानी थी वो अब नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि अंबेडकर ने अपनी डिमांड वापस ले ली। तो महात्मा गांधी क्या है कि भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे कि जब तक कम्युनल अवार्ड वापस नहीं लिया जाएगा मैं जान दे दूंगा अपनी, मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं। इसलिए अंबेडकर के ऊपर काफी दबाव था, पूरे इंडिया के लोग चाह रहे थे कि कुछ भी करो गांधी जी की जान नहीं जानी चाहिए। तो अंबेडकर ने यह पैक्ट जैसे तैसे साइन कर लिया था। तो इस पैक्ट के साइन होते ही महात्मा गांधी ने अपना अनशन खत्म कर दिया, जेल में ही वो धरने पे बैठे हुए थे। तो सबको तो मिल गया सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन डिप्रेस्ड क्लास वाली डिमांड को वापस ले लिया गया था। तो ये थी कहानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, और उसमें गांधी जी अंबेडकर जैसे नेताओं ने क्या योगदान दिया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, ये सब आपने देखा।